के अंदर बेसिकली अमोनियम सल्फेट अगर आप देखें तो वो होता है अमोनियम सल्फेट, ये होता है। तो सॉल्ट एनालिसिस से हमें ये बात पता चलती है कि कौन अमोनिया है, कौन सल्फेट है, कौन हैलाइड है, कौन क्लोरीन है, कौन ब्रोमीन है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बेटर रिजल्ट। तो आपको समझने के लिए ये जहन में रखना है कि यार आपके पास जो कैटाइंस और एनाइंस की लिस्ट है वो क्या क्या है। तो कैटाइंस की लिस्ट तो बड़ी सिंपल, बड़ी लिमिटेड सी है, जिसमें एक कैटाइन आपके पास खुद NH4 पॉजिटिव है। बाकी आपके पास कुछ मेटल्स होते हैं। मेटल्स आपको पता है कि सारे के सारे हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो मेटल्स आप याद ना भी रखें तो कुछ। एनाइंस की लिस्ट में आपके पास दो बहुत कॉमन एनाइंस यूज होते हैं, एक हाइड्रोक्साइड यूज होता है और एक सल्फेट यूज होता है। इसके साथ साथ आपके पास फिर वही हैलाइड्स है, जो कि आपको ग्रुप 7 के उससे याद भी होगा कि वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो उसके अलावा कभी कभार एक नाइट्रेट का तस्करा आ जाता है, यूजुअली बहुत कम आता है। और कोई ऐसे कैटाइंस और एनाइंस नहीं है जिससे कोई सॉल्ट बनाने में मसला हो। फिर जो सॉल्ट का एनालिसिस था वो हमने पहले भी किया था, रिविजन में दोबारा भी कर लेंगे। अब अगर हम नोट करें तो कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए NH4 टू SO4 के अंदर। तो NH4 टू SO4 के अंदर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो एक नाइट्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक सल्फर हो गया और एक ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 4। Question 2 says a sample of a gas occupies a volume of 2 liters at room temperature and pressure. Which changes in conditions would both decrease the volume occupied by the gas? अब आपसे वो कहते हैं कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो है 2 क्यूबिक डेसीमीटर। ये एक गैस का वॉल्यूम। अब आपसे वो सजेशन मांग रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे इस गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो पहली चीज तो ये कि गैस का वॉल्यूम अगर हमें डिक्रीज करना है तो इसका क्या मतलब है। देखिए, इसका मतलब ये कि गैस अगर बहुत बड़े कंटेनर में थी, हमें उसको थोड़ा छोटे कंटेनर में करना है ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये वो चाहते हैं। तो अगर हम गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर कम, टेम्परेचर डिक्रीज। बिल्कुल, अगर कम जगह में हम उसको लेके आना है तो हमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन स्लो करना पड़ेगा। पहले अगर वो ज्यादा जगह में थे तो ज्यादा मोशन होगा, जाहिर है। तो वो ज्यादा जगह में होंगे तो ज्यादा मोशन होगा, कम जगह में होंगे तो कम मोशन, कम मूवमेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि उनका मोशन कम हो जाए तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को कम करना होगा। और काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी स्टेट ऑफ मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए और सी में से कुछ होगा। फिर आ जाए कि यार प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है, हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो इसका आप एनालिसिस कैसे करेंगे कि अगर हम देखें प्रेशर की बात करते हैं तो रिलेशनशिप प्रेशर का गैस के वॉल्यूम के साथ इन्वर्स होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे, ठीक है, अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल एक इन्वर्स रिलेशनशिप है प्रेशर का और वॉल्यूम। आपने शायद इसका एक लॉ भी पढ़ा हो। उस लॉ को क्या कहते हैं, उस लॉ को कहते हैं बॉयल्स लॉ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो अब आप सुन सकते हैं। बॉयल्स लॉ स्टेट करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर हमें वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रेशर कम होगा, और अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर। आप गैस के प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें, गैस बहुत छोटे से वॉल्यूम में आ जाएगी। गैस के प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, गैस के प्रेशर को बढ़ाने के लिए उस कंटेनर को कंप्रेस करना, उसको दबा दें साइड से, ऊपर नीचे से, तो गैस कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं तो वहां पे वो क्या कहता है, व्हाई डज अ बलून फुल ऑफ हीलियम गैस बिकम द स्मॉलर एज द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 to 10। यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो बलून जो है स्मॉलर क्यों हो गया। तो गैस कंडेंसेस, कंडेंसेशन बेसिकली उस वक्त होती है जब बॉइलिंग पॉइंट की कोई बात होता है। बॉइलिंग पॉइंट की कहीं कोई बात नहीं हो रही तो ये ऑप्शन सही नहीं होता। गैस पार्टिकल बिकम स्मॉलर, गैस का पार्टिकल खुद छोटा नहीं हो सकता, यानी कि गैस का पार्टिकल 30 डिग्री सेल्सियस पे जो साइज था उसका 10 डिग्री सेल्सियस पे भी वही साइज होगा। गैस का पार्टिकल कभी छोटा नहीं होता, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। गैस पार्टिकल डिफ्यूज थ्रू दी बलून के, कहीं बलून में लीकेज की बात नहीं हो रही, कहीं बलून में होल की बात नहीं हो रही, तो डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल। ओनली ऑप्शन दैट्स लेफ्ट इज दी गैस पार्टिकल मूव मोर स्लोली सो रिड्यूसिंग प्रेशर। हाँ, बिल्कुल सही है, ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी कि अगर उनका हम वॉल्यूम कम कर देंगे तो टेम्परेचर कम कर देंगे।
टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम नेचुरली कम हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर बोथ गैसेज एट माइनस एट टेम्परेचर अबव -50, विच गैस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली एट द टेम्परेचर गैस। कौन सी गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होगा? तो सबसे पहली चीज ये कि हमें डिफ्यूजन को जब भी हमें अंडरस्टैंड करना है, तो जो बेसिक आइडिया हमें चाहिए वो चाहिए कि इनका एमआर कितना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि एमआर कितना है। सबसे पहली चीज तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो H2S और HCl, इन दोनों का एमआर निकालो। हाइड्रोजन 2 होता है, सल्फर 32 हो गया, तो ये हो गया 34। हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 35.5, तो ये हो गया 36 पॉइंट। तो पता ये चला कि HCl जो है उसका एमआर ज्यादा है, दैट मीन्स ये हेवी है, और H2S थोड़ा लाइट है। तो पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये हो गई। अब वो कहता है आपसे कि जो हैवी गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। तो अब आप मुझे बताएं, डिफ्यूजन अगर मैं आपको ये कह दूं कि मोशन या मूवमेंट को कहते हैं, तो डिफ्यूजन किसका ज्यादा होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, जो लाइटर गैस है, जो हल्की चीज होती है, वो ज्यादा आराम से मूव करती है, और जो हैवी चीज होती है वो ज्यादा मुश्किलों से चलती है, इधर उधर जाती है। तो डिफ्यूजन ज्यादा H2S का होना चाहिए, और कम जो है वो HCl का होना चाहिए। अब आते हैं कि टेम्परेचर की भी वो बात करें, तो ऑप्शन अगर आप नोट करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता थे? अगेन वो बात आपको मैंने बता दी कि वो हैवी है, तो ए और बी तो आपने वैसे ही छोड़ दिया। अब आते हैं कि H2S में जहाँ पे लिखा हुआ है C और D, तो उसमें से कौन सा जो है वो डिफ्यूजन के लिए सही ऑप्शन होगा? तो देखिए, लो टेम्परेचर है इसका मतलब है लो काइनेटिक एनर्जी, हाई टेम्परेचर है इसका मतलब है हाई काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तभी उनका मोशन या डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो उनका डिफ्यूजन या मोशन क्या होगा? कम। तो ऑप्शन को क्या होना चाहिए? डी। विच चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर वुड रिजल्ट इन बोथ डिक्रीज। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, तो प्रेशर और टेम्परेचर की बात रिपीट हो रही है, तो इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट किसी को भी? तो सर। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं इन्हीं क्वेश्चन के। ये बात, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में वो ये कहता है, चलिए 2 मिनट ले, आप पढ़ ले फिर मैं। 8, 9, 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कहता है कि फोर सब्सटेंसेज आर हीटेड जेंटली, द टेम्परेचर एट विच स्टार्ट एंड फिनिश मेल्टिंग आर रिकॉर्डेड। तो ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट these substances is correct? Substance 1 is the only pure substance, तो मेल्टिंग पॉइंट हमें देखना है, और बॉइलिंग पॉइंट हम, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट का स्टार्ट और फिनिश, तो मेल्टिंग पॉइंट का स्टार्ट और फिनिश सेम होगा, तो सब्सटेंस प्योर होगा। क्योंकि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिकली काइंड ऑफ, आप ये कह लें कि रेंज होती है उनकी, एक तरह से समझ लें कि वो, हमें पता नहीं होता कि वो एग्जैक्टली कब मेल्ट करना शुरू करेंगे और कब तक मेल्ट करते हैं। तो जिनके फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, जिनकी रेंज दी हुई होती है वो हमेशा इम्प्योर जो है सब्सटेंसेज होते हैं। अब अगर ऑप्शन में जाए तो सब्सटेंस 1 इज दी ओनली प्योर, नो दैट्स नॉट करेक्ट, 2 भी प्योर है। सब्सटेंस 3 एंड 4 आर इम्प्योर, हाँ इट लुक्स गुड कि ये दोनों इम्प्योर हैं। सब्सटेंस 4 इज वाटर, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ये होता ही नहीं है, और वाटर की रेंज नहीं हो सकती। दे आर ऑल सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, दे आर नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर ऑल लिक्विड्स। तो बेसिकली ऑप्शन ये सब्सटेंस बी 3 एंड 4 वाला होना चाहिए, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। विच सब्सटेंस वुड डिफ्यूज मोस्ट क्विकली? तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन की बात हो रही है, तो सबसे पहली चीज डिफ्यूजन के क्वेश्चन में हमेशा आपको एमआर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमआर है वो कैसे निकालेंगे आप? 12 और 32, विच वुड बी 44। नियॉन का एमआर आई थिंक होता है 10, तो नियॉन का एमआर लेस है, ये काफी ज्यादा है, ये तो हैवी हो गई।
इसका डिफ्यूजन बहुत स्लो होगा, ये बहुत फास्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट क्विकली वाले में कार्बन डाइऑक्साइड हटा दें, नियॉन एट 25 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर पे हायर डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10, which diagram shows the arrangement of particles inside a balloon containing a mixture of gases of nitrogen and oxygen? Okay. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें मौजूद है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डायटोमिक गैसेज हैं। ये वो टेस्ट आपका कर रहा है। डायटोमिक का मतलब है दोनों मॉलिक्यूल होने चाहिए उसके N2 और O2 के। और अगर हम ऑप्शन ए देखें और डी देखें तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स डायटोमिक गैसेज के नहीं। अब आते हैं बी और सी में, तो बी और सी में से क्या सही हो सकता है? तो बी में हमें नजर आ रहा है नाइट्रोजन का आइटम दिखाया हुआ और ऑक्सीजन का आइटम दिखाया हुआ उन्होंने, और सी में भी उन्होंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आइटम दिखाया हुआ है। लेकिन क्या फर्क दिखाया? इट इज इम्पोर्टेंट, या अच्छा, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क दिखाया। दैट मीन्स नाइट्रोजन का अगर मैं एमआर निकालूंगा 28 होगा, ऑक्सीजन का निकालूंगा 32। ऑक्सीजन इज स्लाइटली हैवी। ऑक्सीजन अगर हैवी है तो उसको थोड़ा सा नीचे की साइड पे होना चाहिए। लेकिन मिक्सचर ऑफ गैस तो नहीं है। अच्छा हाँ, ओके, बी में मिक्सचर नहीं बना हुआ, बिल्कुल सही है। अगर आप नोट करें, उन्होंने ऑक्सीजन यहाँ नीचे दिखाया हुआ और नाइट्रोजन ऊपर दिखाया हुआ है, विच इज काइंड ऑफ ओके। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि मिक्सचर नहीं है, ये तो मिक्स ही नहीं हुई हुई है, तो अलग अलग पोजिशन में। मिक्सचर तो सी में बनता है। बहुत मजे का सवाल है, देखिए कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, छोटा सा क्वेश्चन। मिक्सचर सी में बनता हुआ नजर आ रहा है, मिक्सचर बी में नहीं बनता। बी में अलग अलग पोजिशन में है, तो दिस इज नॉट अ मिक्स। ठीक है, उसको सी होना है। ये बताइए, बात समझ में आती है? अब आते हैं थोड़े से, अच्छा ये कर्व वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 12th पे वो कहता है, ग्राफ गिव्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ लेड एंड टिन। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर लेड ये रहा, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर टिन ये रहा। ठीक है, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, ठीक है, ओके। ओके, ग्राफ shows that any mixture of lead and tin must have a melting point that is, अच्छा ओके, बिलो, अच्छा तो अगर हम टिन का देखते हैं तो ये, तो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट लेड से भी थोड़ा कम है और से भी ज्यादा है, तो above that of tin. Graph shows that any mixture of lead and tin must have a melting point that is above. नहीं, ये वाले जो मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं जिसमें मिक्सचर की परसेंटेज मोर देन 50% है, यानी कि जिसमें 60 to 70% तक की मिलावट हुई हुई है, एलॉय बना हुआ है, उसमें तो मेल्टिंग पॉइंट कभी भी 200 से, यानी कि 10 से ऊपर गया ही नहीं। तो अबव दैट ऑफ 10 तो हमेशा पॉसिबल नहीं है। दैट्स इनकरेक्ट। बिलो दैट ऑफ लेड, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, लेट से ही नीचे हमेशा। तो लेट से यहाँ पे भी नीचे है और वहां पे भी नीचे, हर एक केस में लेट से नीचे। साउंड्स करेक्ट। बिलो दैट ऑफ बोथ टेन एंड लेट, तो 10 से तो हाई है ये वाला सारा मिक्सचर, जो अराउंड लेस देन 40%, मतलब 50 से भी कम यहाँ पे 20 to 30% की रेंज में, वो तो सारा का सारा हायर देन 10 है। तो दिस इज इनकरेक्ट। बिटवीन, बिटवीन तो हो ही नहीं सकता। ये 200 और 300 के आसपास है, ये भी 200, ये 300 और 400 के आसपास है, तो इनका कोई एवरेज नहीं बन रहा। तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ये बताइए, बात समझ में आती है बेटा? यस सर। 13 में आ जाए। तो डिफ्यूजन का बहुत हो गए सवाल, 14 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्साइड? OH की बात है। तो भाई OH की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। अच्छा, यानी कि अगर OH नेगेटिव जो है वो H2 से कंबाइन हो तो पानी बनेगा? तो नहीं, पानी तो नहीं बनेगा। H2OH से कंबाइन हो ही नहीं सकता। उसका रीजन ये कि OH नेगेटिव है, इसको कंबाइन होने के लिए कोई चीज पॉजिटिव चाहिए। तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव से कंबाइन होकर पानी बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर नहीं बना सकता। तो ए तो बिल्कुल, इट इज प्रेजेंट इन वाटर, बिल्कुल बात सही लग रही है। पानी के अंदर H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है,
बिल्कुल सही लग रही है बात, लेकिन चेक कर लेते हैं। इट रेडिली ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्साइड आयन, जी नहीं। OH नेगेटिव कभी भी ब्रेक नहीं होता, और अगर ब्रेक होता भी है तो हमें जो एनोड इक्वेशन हम बनाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, उसमें हम बनाते थे ऑक्सीजन, वाटर और इलेक्ट्रॉन, तो कभी भी इससे हाइड्रोजन नहीं बनता, तो ये बात भी गलत है। इट ट्रेवल्स टू दी कैथोड इन दी इलेक्ट्रोलिसिस, बिल्कुल भी नहीं। एनोड इक्वेशन की बात हो रही है तो कैथोड तो हो ही नहीं सकता, तो इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है, स्टेट ऑफ मैटर में आ गया है। अजीब सी बात है, इट शुड बी वी। The diagram shows the changes solid, liquid and gas. Which statement is correct? कौन सही है? Okay. तो भाई, although the change is not shown in the diagram, a gas can change directly to a solid. Which statement is correct? Gas can change directly to a solid. तो एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है, that is deposition, which is gas to solid direct. लिक्विड फेज में पास नहीं होता। और आपने शायद नाम सुना हुआ सॉलिड टू गैस का, सब बच्चों ने सुना होता। सॉलिड टू गैस क्या होता है? सब्लिमेशन, राइट। तो इसका अपोजिट होता है डेपोजिशन। कुछ बुक्स में इसको डी सब्लिमेशन से भी एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस तो विच इज नॉट शोन ऑन डायग्राम, या दैट्स एब्सेंट, ऐसा है ही नहीं। तो फिलहाल मुझे तो ये सही लग रहा है। अब देखते हैं दी चेंजेस 1 and 3 इन्वॉल्व पार्टिकल्स मूविंग क्लोजर टुगेदर। 1 में क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो पार्टिकल्स आर मूविंग फार्दर, नॉट क्लोजर। तो 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चेंजेस 2 and 4 इन्वॉल्व पार्टिकल मूविंग फर्दर अपार्ट। 2 में जा रहा है वो क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो पार्टिकल मूविंग फर्दर अपार्ट। क्या 4 में भी जा रहा है? लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है, तो लिक्विड टू सॉलिड तो पार्टिकल्स क्लोजर हो गए, तो फर्दर अपार्ट तो नहीं हो सकते दोनों में। चेंजेस 3, 4 and 5 आर इन्वॉल्व ऑल रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि हमें एनर्जी वो दे रहा हो, तो कूलिंग प्रोसेस है। गैस टू लिक्विड कूलिंग है, बिल्कुल सही है। लिक्विड टू सॉलिड भी कूलिंग है, बिल्कुल सही है। लेकिन सॉलिड टू गैस तो हीटिंग है, तो ये तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, तो दिस इज ये इज करेक्ट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस gases found in air are given below, ठीक है। If air is cooled, the first substance to condense is what? If the temperature is lowered further, what is the next substance to condense? सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है यहाँ पे कि आपके पास जो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो किस। तो ग्रेटेस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस में अगर चले जाए, तो जो वैल्यू असल में जितनी बड़ी लग रही है वो उतनी जो है वो छोटी होगी। यानी कि 198 स्मॉलेस्ट है नेगेटिव में ना, तो फिर इसमें लार्जेस्ट कौन होगा? 78 लार्जेस्ट होगा। तो सबसे पहले जो गैस कंडेंस करेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये बताइए, बात समझ में आती है? हेलो। यस सर। हाँ, चलेगा। ओके, इसको सेव नहीं किया मैंने। अब मुझे जरा ईमानदारी से ये बताओ कि ये तुम लोगों का अभी तक स्कोर 100% था इसमें? सारे MCQ खुद से सही हो रहे थे? स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे टॉपिक में आजकल के क्वेश्चन देख रहे हैं आप कैसे टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। 17 में कहता है द डायग्राम शोज द मॉलिक्यूल सर इथाइल। आपकी आवाज क्या कह रहे हैं बेटा आप? कट रही थी। मैं पूछ रहा था कि आप मुझे आपकी जरा आवाज कट ईमानदारी रही से बताएं कि क्या आप लोगों के अभी तक सारे MCQs खुद से सही थे? है। यस सर। गुड, नाइस। The table, the diagram shows the molecule ethyl propanoid. ठीक है भाई, how many bonding pair of electrons are there in the molecule? This is a very good question. तो bonding pair of electrons वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका दुनिया में जो इजाद हुआ है वो हुआ है कि आप डिस्प्लेट फॉर्मूला बना लें। CH3 CH2, तो आपको बड़े आराम से नजर आ जाएगा CH3 कितने बॉन्डिंग पेयर, फिर है CH2, ठीक है। वैसे यहाँ तक ही बनाएंगे तो काफी काम आसान हो जाएगा, बाकी भी आप समझ ही सकते हैं आगे। तो CH3 में कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 3, ये 3 पेयर हो गए। 4 5 6 7
8, 9, 10। अब यहाँ पे भी है CH2, राइट? तो 10 तक चले गए, 11, 12, फिर है 13, फिर CH3 है, तो वैसे हो 14, 15, 16, 16 और एक डबल भी है ना, डबल को 2 दफा गिना मैंने, डबल को 2 दफा गिरा है मैंने, तो नहीं, नहीं दोबारा एक दफा और गिन लो, क्या पता कुछ कम ज्यादा हो गया, कुछ ड्रॉ हो गया तरीके से। तो दिस इज CH2, दिस इज CH3। आप काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया, 16 रन, ठीक है। 18 पे आ जाते हैं, डेटा which shows the volume of the elements found in simple in a sample of liquid air, okay, which element would be gases at minus 190। तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 190 से ज्यादा है, 190 से हायर है, वो गैस होगा, बाकी सारे लिक्विड होंगे। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देख लें तो आर्गन -186 है, और हीलियम -269 है, वो जो 190 से बहुत कम है, तो ये तो ही हो सकता। आर्गन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 196, ऑक्सीजन 183। अच्छा, आर्गन 186, अच्छा 186, बेसिकली 186 जो है वो 190 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। नाइट्रोजन की बात करें तो 190 से कम है, नहीं हो सकता। हीलियम, हीलियम 269, नियॉन -190, नहीं -246, और नाइट्रोजन बिल्कुल तीनों तीनों के तीनों 190 से कम है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों गैसेज होंगे, 190 से नीचे है सारी के सारी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे चल, ये किससे डिफ्यूजन ही लगा, कुछ और दे, ये देखो, ऊपर भी डिफ्यूजन था, ये भी डिफ्यूजन। चले देखते हैं इसमें क्या नया आता है। क्वेश्चन नंबर 1, rate of diffusion of carbon dioxide and methane is investigated, one high and low, which shows correctly that gas diffuses faster। ओके, ओके, तो गैस जो फास्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, पहली चीज एमआर निकालने, 44 और 16, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 30। 16 फास्टर होगी, अंडरस्टूड है, ये स्लोअर होगी। तो मीथेन कहाँ है भाई, मीथेन, मीथेन सी और डी में, और हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। विच कंडीशन विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन? ए बी सी डी, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर मास स्मॉल, टेम्परेचर हाई। ऑप्शन सी होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा। Two gases, ammonia and hydrogen chloride at an equal pressure are allowed to enter the apparatus as shown, ठीक है भाई, okay, clear organically। After a time, white solid forms on the inside, which a statement explains why white solid forms in the position shown, which is closer to HCl, farther from NH3। That means NH3 डिफ्यूज ज्यादा कर चुकी है, उसका MR17 है। HCl थोड़ा स्लो डिफ्यूज कर रही है, तो उसका MR36.5 है। तो इसमें से ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करें, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, दैट इज कंसिडर्ड सही, बिल्कुल सही बात है, सही हो रहा है। तो अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी बात बिल्कुल सही लग रही है। अमोनिया इज अ लोअर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी बात बिल्कुल सही लग रही है। तो अब ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना चाहिए हमें? तो ऑप्शन ए सेलेक्ट करना चाहिए भाई, 3A, अंडरस्टूड है, तीनों सही है। Question number 4. A purple pill is placed in a beaker of honey. The beaker is left for several hours. The diagram shows the appearance of the water when the pill is added in several hours later.
ठीक है, ओके। Which statement explains why this change in color? So why is this change occurring? So diffusion occurs because the pill is colored. पिल के कलर्ड होने से डिफ्यूजन का कोई ताल्लुक नहीं है। डिफ्यूजन अकर्स faster at high temperatures, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका इस वक्त क्या रेलेवेंस है? डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, दिस साउंड्स करेक्ट, क्योंकि जो पर्पल कलर है वो पहले सिर्फ यहाँ पे था, अब वो पूरे में स्प्रेड हो गया, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू वो शुड बी सी। 15 पे आते हैं। क्लोरीन एट 40 डिफ्यूजेस मोर स्लोली देन नियॉन एट 20। Chlorine has a relative molecular mass 71, while neon has a relative molecular mass 20। ये बात बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन इसीलिए स्लो हो रहा है। और क्लोरीन इज एट हायर टेम्परेचर देन नियॉन, अगर हायर टेम्परेचर पे तो उसको फास्टर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसका एमआर बहुत ज्यादा है इसलिए वो स्लो है। क्लोरीन इज डायटोमिक एंड नियॉन इज मोनोएटॉमिक। इसका इस वक्त डिफ्यूजन से जस्टिफिकेशन नहीं बन रहा। एमआर इज द ओनली फैक्टर, सो 5 शुड बी 8। आ जाते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पहले आप बताएं मुझे, वेट करते हैं। तो 6 के बारे में वो क्या कहते हैं? 4 गैसेस आर लिस्टेड, सबको डिफ्यूज करने दिया उन्होंने, ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन। तो सबका एम आर लिख लेते हैं। CH4, कार्बन 12 एंड हाइड्रोजन 4 16 हो जाएगा। NH3, नाइट्रोजन 7 और नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 17 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 44 हो जाएगा और नाइट्रोजन का अकेले 28 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट जो है वो 16 है, तो मीथेन को फास्टेस्ट होना चाहिए, तो नंबर 1 इज फास्टेस्ट। नंबर 1 फास्टेस्ट एक ही में तीन। तो सही हो गया। अच्छा जी, फिर कहते हैं गैसेस कैन डिफ्यूज थ्रू पोरस स्पॉट्स। ठीक है भाई, द डायग्राम शोज अ बीकर फुल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें डाल दिया उन्होंने, इन्वर्टेड ओवर अ पोरस स्पॉट। अच्छा जी, ओके। कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एक में नाइट्रोजन है, एक में कार्बन है। एक का एम आर है 28 और एक का एम आर है 12 प्लस 16, विच इज अगेन 28। सही है, दोनों का एम आर सेम। क्या करें भाई? वाटर लेवल डज नॉट मूव, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस? नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट। नाइट्रोजन का इनर्ट होने से वाटर के डिफ्यूजन का या कार्बन मोनोऑक्साइड के डिफ्यूजन का कोई रेलेवेंस नहीं है। दिस इज करेक्ट। टू गैसेस हैव इक्वल मॉलिक्यूलर मासेस, व्हिच इज काइंड ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट डन। सही लग रहा है। बोथ गैसेस हैव टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका डिफ्यूजन से या वाटर लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। नीदर गैस इज सॉल्युबल इन वाटर, अगेन इसका भी वाटर से ताल्लुक नहीं है, तो ऑप्शन बी शुड बी है। अब थोड़े इसके एंड वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। कहाँ खत्म हो गई है? यहाँ ये 27। तो 27 के बारे में वो क्या कहता है भाई? मिथाइल अमाइन, जिसका एम आर है 31 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर बोथ गैसेस। ठीक है, which are soluble in water. The gases react together to form a white solid. ठीक है, the experiment to demonstrate rates of diffusion is set up. Where will the solid white solid form? A के पास, B के पास, C के पास या D के पास? तो इसमें क्या है भाई? HCl है 36.5, और ये क्या है? ये है मिथाइल अमाइन, विच इज 31। इससे डिफ्यूजन ज्यादा दूर होगा, इसके थोड़ा करीब होगा। तो अब आप सेलेक्ट करके सकते हैं, क्या सेलेक्ट कर सकते
तो ए तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, जाहिर है बी भी नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये दोनों मिडिल में, तो ये तो मुझे आपको समझाने भी नहीं है। समझाना ये कि सी और डी में से कहाँ होगा। तो अगर आप सी सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे वाइट सॉलिड बनेगा, तो आप ये बताना चाहते हैं कि ए और वो थोड़ी सॉरी 31 और 36.5 दोनों गैसेस मूव करके आई हैं, और दोनों में थोड़ा मतलब डिस्टेंस का फर्क तो है लेकिन रीजनेबल है। लेकिन अगर आपने डी सेलेक्ट किया, तो आप ये बताना चाहते हैं कि भाई ए वाली गैस तो बहुत बहुत ही ज्यादा ना डिफ्यूज कर जाती है, जबकि जो 31 वाली 36 वाली गैस है वो बहुत कम करती है, जबकि इन दोनों के एमआर में इतना कोई फर्क नहीं है। यानी कि है फर्क, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी डिफ्यूज करेगी ये भी डिफ्यूज करेगी, डिफ्यूजन इसका फास्टर होगा, वी एग्री टू दिस। लेकिन इतना चेंज नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही डी के करीब ही चला जाए और ये गैस निकलेंगे, सी शुड बी कंसिडर्ड। ये बताइए, बात समझ में आती है? जी सर। 26 के बारे में कहते हैं, ब्रिटिश शोन इन द डायग्राम वाज सेट हाइड्रोजन और एयर। अच्छा, ओके, हाइड्रोजन का Mr2, एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 10 चीजें हैं, तो 28 और 32, इसका एमआर इस रेंज में होना चाहिए। तो कोई मुकाबला नहीं है एमआर का, उसका 2 है उसमें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ विल द वाटर लेवल एट एक्स एज, बताएं एक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। पहली चीज ये कहता है कि भाई इट विल फॉल, पहले एक्स नीचे जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, एंड देन राइज एंड रिटर्न टू एक्स। तो फिर वापस भी ऊपर आ सकता है, आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब सारी की सारी यहाँ आ जाएगी, तो बेसिकली क्या होगा, तो बेसिकली होगा ये कि ये वाली जगह खाली हो जाएगी, ये वाली जगह खाली हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर एयर डिफ्यूज कर जाएगी ऊपर वाली जगह में, डिफ्यूजन तो होगा, मिक्सिंग हो जाएगी, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा वापस, जब ये ऊपर चला जाएगा तो वापस ऊपर आ जाएगा। लुक्स करेक्ट। लेट्स सी के बी में क्या है, इट विल फॉल एंड रिमेन एट अ लोअर लेवल, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन ये है कि अगर ये पोरस स्पॉट था तो इसमें से हर वक्त गैस एक्सचेंज होना चाहिए, हाइड्रोजन अगर इसमें आ जाएगी तो ऐसा क्या हो सकता है कि ये यही रुक जाए, बी इज इनकरेक्ट। इट विल राइज देन फॉल एंड देन रिटर्न टू एक्स। पहले राइज करेगा, राइज क्यों करेगा, एयर थोड़ी डिफ्यूज करेगी, पहले तो हाइड्रोजन डिफ्यूज करेगी, तो राइज तो कर ही नहीं सकता पहले। इट विल राइज, फिर भी गलत हो गई बात, तो ए इज करेक्ट। 26 इज आगे थोड़ा सा मजे के क्वेश्चन, पुराने वाले सवाल है। 25, 25 के बारे में वो क्या कहते हैं भाई, दी एक्सपेरिमेंट इज सेट अप आर शोन इन एंड लिफ्ट अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज। पर्पल कलर है, वाटर है, क्या हुआ है। कलरलेस लेयर बिलो पर्पल है, इनकरेक्ट। कलरलेस लिक्विड विद पर्पल क्रिस्टल अनचेंज, इनकरेक्ट। पर्पल लेयर बिलो कलरलेस, इनकरेक्ट। यूनिफॉर्मली पर्पल सोल्यूशन, बिल्कुल सही है, ये पर्पल है तो ये पूरा डिफ्यूज करेगा, इसको पूरे को पर्पल कर देगा। 24 में क्या कहता है वो, 24 में वो कहता है कि इन अ सैंपल ऑफ एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल मूव एट डिफरेंट एनर्जी। तो ऑक्सीजन 28, 44, लोएस्ट कौन होगा, लोएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फास्टेस्ट कौन होगा, फास्टेस्ट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ भी है, तो बी सही है। 23 वाला हम काफी हद तक कर चुके हैं, चलो ये 22, which property of a gas affects the rate at which it spreads throughout the level, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास बगैर किसी रीजन के। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड एयर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है डार्क ब्राउन, मोर डेंस देन एयर, ज्यादा डेंस। गैस जार containing nitrogen dioxide is sealed with a glass plate and then it is inverted. ठीक है, the glass plate is removed. Which one of the following correctly describes the color inside the gas jar after a long period? तो जब आप इसको हटाते हैं तो क्या होगा, तो ये डेंसर है तो ये नीचे आएगा,
और फिर दोनों में मिक्स हो जाएगा। अपर गैस जार जो है उसको होना चाहिए है ब्राउन। हाँ ब्राउन ही रहेगा वो। लोअर गैस जार भी ब्राउन हो जाना चाहिए, तो दोनों में ब्राउन हो जाना चाहिए, तो ए सही है। अपर डार्क ब्राउन क्यों रहेगा, हैवी है। अपर कलरलेस भी नहीं हो सकता, सारी की सारी नीचे आ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। अपर लाइट ब्राउन हो जाएगा और नीचे डार्क ब्राउन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, मिक्स हो जाएंगे गैसेस, क्योंकि एयर लेस डेंस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मोर डेंस है, दोनों मिक्स होके मिक्सचर बनाएंगे, तो बेसिकली दोनों में ब्राउन। ओके, अब आते हैं 21 पे। 20 आ गया। An inflated balloon goes down because gas molecule can diffuse through the rubber. अच्छा हो गया। Four balloons are filled with different gases at same temperature and pressure. Quickest, तो सबसे ज्यादा क्विकेस्ट कौन जाएगा, मीथेन जाएगी, क्योंकि इसका एमआर सबसे कम है। सबसे ज्यादा जल्दी जो है ये निकल जाएगी अपनी गैस में से, बलून में से, तो शुड भी थी। हर एमसीक्यू के पेपर में हर साल में 40 में से 10 सवाल या 12 सवाल ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमर होते हैं। बाकी सारे के सारे 30 सवाल या 28 सवाल बहुत आसान है। तो अच्छा ग्रेड उसी बच्चे का आता है जो ये रियलाइज कर लेता है कि यार जो सवाल नहीं हो रहा एमसीक्यूज में उसको छोड़ देना चाहिए, और आसान सवाल पहले करने चाहिए। आसान सवाल जैसे ही पहले हो जाएंगे, मुश्किल सवालों के लिए बहुत टाइम बच जाता है। तो ये जहन में रखना। विच आई थिंक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बहुत हो गया, कुछ और करो। ये क्या, ये मजे की चीज लग रही है बिल्कुल। चलो, इसका बताएं क्या कहते हैं। तो सैंपल हीटिंग कर रहे या कूलिंग कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। पता चलता है डायरेक्शन से, अगर ये यूं बना होता तो ये कूलिंग होता, अगर ये यू बना होता तो ये हीटिंग होता। ठीक है, बना हुआ कुछ भी नहीं है, तो देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन देता है। A sample of pure compound is heated until it is completely, तो हीटिंग का की बात कर रहा है, उसका मतलब है यू बना। And the compound is then allowed to cool. The graph shows how the temperature of the compound changes. When are the liquid and solid both present? The sample of a pure compound is heated until it is completely molten. तो यहाँ से उसको हीट करना इन्होंने शुरू किया। पहले उसका टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहाँ तक आया, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू हुआ और यहाँ पे आके वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया। तो सॉलिड और लिक्विड कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो Q2R में प्रेजेंट होंगे। T2Q पे सब सॉलिड होगा और R2S पे सब का सब लिक्विड होगा। ये बताओ, ये बात समझ में आती यस सर। है। गुड, नाइस। चलते हैं आगे, क्या कहता है वो यार। The diagram shows mixture of chemicals that react to produce gases. Sure, okay. In which reaction will the litmus paper change color? Damp blue litmus paper, dilute hydrochloric acid, thing. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर में, क्योंकि नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, कुछ भी नहीं हुआ। डी में देखते हैं तो क्या होगा भाई। डी में सोडियम कार्बोनेट और डैम्प रेड लिटमस है, तो सोडियम कार्बोनेट और HCl है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी विच इज एन एसिडिक गैस। पर लिटमस पेपर ऑलरेडी रेड है, तो रेड ही रहेगा, वो रेड ही था, कुछ भी नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया रिलीज होगी। इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ब्लू है, ब्लू ही रहेगा, क्योंकि अमोनिया बेसिकली एल्कलाइन है, बेसिक है। तो डी बचता है फिर। रेड लिटमस पेपर है सोडियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम, सोडियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें जो आपके पास गैस रिलीज होगी सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट कंपाउंड हमेशा अमोनिया रिलीज करता है, अमोनिया रिलीज होगी, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। इट शुड बी डी। ये बताएं बेटा, ये बातें सारी समझ में आती हैं। जी सर। चलें फिर फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं।
वेंसडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला पहले तरह व्हाट्सएप पे टाइम का कम्युनिकेशन कर ले, तो फिर उस हिसाब से मैं देख लेता हूँ कि अगर मुस्तफा भी मैथ्स ज्वाइन कर रहा है वेंसडे से, तो क्या करना है मुझे, कैसे करना है, तो मैं वो फिर मिल के डिसाइड करूँ। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।